3 फरवरी 2019। उदयपुर के पास एक पुल है। कुछ लोग उस पुल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। थोड़ी दूर पर एक कार पलटी हुई है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर लाश को अपने कब्जे में लेती है। इसके बाद मरने वाली कौन है उसके बारे में पता किया जाता है। ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए यह पता लग जाता है कि मरने वाली लड़की कौन है। यह बात देर रात 3 फरवरी 2019 की बात है। 4 फरवरी को उदयपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक महिला जाती है और वो कहती है कि मेरी एक छोटी बहन है जो कल से लापता है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। जो लड़की लापता हुई थी उसका नाम था ऋचा, और जिसने कंप्लेन लिखाई थी वो ऋचा की बड़ी बहन चारुलता थी। चारुलता ने बताया कि ऋचा उदयपुर में रहती थी। कल रात अचानक वो अपनी 12 साल की बेटी से कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो 1 घंटे में लौट जाएगी। लेकिन वो लौटी नहीं। लड़की अपनी मासी को फोन करती है और बताती है कि मां ने कहा था कि वे 1 घंटे में आ जाएगी, परंतु अभी तक नहीं आई। उन्होंने देर रात उसे ढूंढा, इधर उधर ऋचा नहीं मिली। अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। रात पुलिस देर रात पुलिस को एक लाश मिलती है, लेकिन तब तक यह खबर चारुलता को नहीं पहुंचती थी। अगले दिन चारुलता पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तब वह पता चलता है कि कुछ दूरी पर एक लाश मिलती है और एक कार में चारुलता को पुलिस मौके वाले स्थान पर लेके जाती है। चारों लाश की शिनाख्त कर लेती है। जिस जगह पर लाश मिली थी और जिस जगह पर कार पलटी थी, उसको देखकर कहीं से भी यह नहीं लगता था कि यह रोड एक्सीडेंट का मामला है। कार पलटी तो थी, पर कार पर किसी प्रकार का कोई स्क्रैच तक नहीं था। कार के सभी शीशे सही सलामत थी और एक डेंट भी नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगा था कि जैसे कार को बड़े प्यार से किसी ने पलटा है। जिस जगह पर कार में लाश मिली वहां पर घिसने के कोई निशान नहीं थी, सिवाय कुछ बूंद खून के थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और पहली नजर में साफ हो जाता कि यह एक रोड एक्सीडेंट का केस नहीं है, यह मामला कुछ और है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मर्डर सर पे किसी वजनही चीज से मारा है। अब पुलिस मर्डर का केस दर्ज करती है। पूछताछ शुरू हुई तो चारू ने बताया कि ऋचा की शादी 2008 में हुई, लेकिन शादी लंबी नहीं चली। 2012 में उसका डिवोर्स हो गया। इस बीच दोनों की एक बेटी हो गई थी। इसके बाद ऋचा ने दूसरी शादी की। यह मुंबई का एक लड़का था। उसकी बेटी को नाना नानी के पास वह अपनी बेटी से मिलने के लिए मुंबई से उदयपुर आती रहती थी। इस बार भी जनवरी के अंत में वह अपनी बेटी से मिलने आई थी। हो सकता है कि मर्डर पहले वाले पति ने किया, लेकिन पता चला कि उसका डिवोर्स होने के बाद कभी उससे मिलने नहीं आया और डिवोर्स भी आपसी सहमति से हुआ। ऋचा की जिंदगी में उसका कोई भी दखल नहीं था। दूसरे पति के बारे में पता किया गया तो उसका भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।
उसे कोई मर्डर करना ही था तो वह मुंबई में करता। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऋचा का तलाक हो गया तो उसके पिता ने प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा ऋचा के नाम कर दिया था। क्योंकि वो एक डिवोर्सी थी तो बेटी की जिंदगी सही से कटे, इस बात पर ऋचा का इकलौता भाई नाराज हो गया था। इस कारण से उसे भी शक के घेरे में रखा गया। भाई से पूछताछ हुई लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। समय बीता तो पुलिस ने सोचा कि जिस रात लाश मिली उसके अगले दिन आसपास अजीब सी चीजें पाई गई, जैसे सिंदूर, कुछ हड्डी और ऐसी अजीब चीजें जो तंत्र मंत्र के इस्तेमाल के लिए यूज में लाई जाती है। अब पुलिस कातिल को तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच करने लगी। पुलिस वाले उसी जगह के थे तो उन्हें पता था कि यहाँ तंत्र मंत्र बहुत होता है और इसके ऊपर भरोसा भी कर सकते हैं। तो पति पर, भाई पर और बहन खुद कंप्लेन लिखाने गई थी तो पुलिस को उसका कोई रोल नहीं लग रहा था। 12 साल की बेटी उदयपुर स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल से केस की जांच करती है। कहीं ऐसा तो कुछ ऋचा तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई है, क्योंकि ऋचा के पास पैसे ठीक ठाक थे। पुलिस एक एक तांत्रिक को टटोलती है। जब लाश मुर्दा घर में रखी थी तो वहां एक प्रदीप नाम का तांत्रिक आया जिसे लोग बहुत जानते थे और क्राइम सीन पर तंत्र मंत्र के सबूत भी मिले। पुलिस ने प्रदीप से पूछा तो प्रदीप ने बताया कि मेरी शिष्य थी वह कोई भी काम मुझसे पूछे बिना नहीं करती थी। प्रदीप के बारे में पता किया गया तो उसका क्राइम बैकग्राउंड नहीं था। अब पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस जितने कैरेक्टर को टटोलती, आखिरी बार बार प्रदीप यानी तांत्रिक पर बात आती। पुलिस हवा में तीर मारती है और प्रदीप को बुलाया जाता है। उसे कहा कि हमें सारे सबूत मिल चुके हैं, तुमने ही कत्ल किया है। ये ट्रिक काम कर गई। प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल लिया और इसके बाद प्रदीप ने एक और साथी को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप पूरी कहानी बताता है। ऋचा जब अपने बेटी के स्कूल में आती थी तो वहां उसे स्कूल के ओनर भूपेंद्र नाम का एक शख्स मिला जो उनके परिवार को भी जानता था। उसके साथ ऋचा के अच्छे रिश्ते बन गए। भूपेंद्र फाइनेंशियल दिक्कत में था तो उसको पता था कि ऋचा के घर वालों के पास बहुत पैसे हैं। उसने ऋचा से 30 लाख का उधार लिया, परंतु उसकी हालत कभी सुधरी नहीं। अब वह सोचता है कि अगर 30 लाख और उस पर लगने वाला ब्याज को मैं कभी दूं ही नहीं तो कितना अच्छा होता है। तो वह अब एक चाल चलता है। उसने एक तांत्रिक को अपना हथियार बनाया। उसने प्रदीप से कहा कि कुछ ऐसा करो कि ऋचा मुझसे पैसे मांगना बंद कर दी। वह उसे डराने के लिए उसके घर में तंत्र मंत्र की चीजें फेंकना शुरू कर देता है, जिससे वह बहुत डर जाती है। वह सोचती है कि कोई हम पर काला जादू कर रहा है। वह यह बात भूपेंद्र को बताती है और वह कहता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। वह उस तांत्रिक यानी प्रदीप के पास उसे लेके गई, जो कि उसके प्लान का हिस्सा था। वह बोलता है कि कल से तुम्हारे घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब अगले दिन कुछ नहीं हुआ तो वह प्रदीप की भक्त हो गई। प्रदीप ने जो कहा वह हुआ। ऋचा कहती है कि मेरे पति की एक पत्नी कैंसर पीड़ित है, वह उसकी सेवा करता है, तुम उसे मार देना। प्रदीप कहता है ठीक है। प्रदीप एक ढोंगी था।
पत्नी की मौत हो जाती है। डॉक्टर ने पहले ही बताया कि नेचुरल डेथ है। ऋचा को प्रदीप पर भरोसा हो गया। ऋचा तांत्रिक से कहती है कि भूपेंद्र पर 30 लाख का कर्जा है। उसके पास कोई पैसा नहीं है। तुम कुछ ऐसा करो कि भूपेंद्र की माली हालत कभी सही ना हो, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका स्कूल है, वो मैं अपने नाम कर लूंगी। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। परंतु प्रदीप ने भूपेंद्र को सारी बात बता दी। तो भूपेंद्र कहता है कि मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा। तांत्रिक डबल क्रॉस कर देता है। तांत्रिक ने दोनों से पैसे लिए, क्योंकि उसे पता था कि तंत्र मंत्र मुझे कुछ नहीं आता है। फिर उसने भूपेंद्र को एक आइडिया दिया और वह तैयार हो गया। उसने रीचा से कहा कि भूपेंद्र के लिए तुम्हें तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। तांत्रिक ने उसे बताई हुई जगहों पर मिलने बुलाया और उसे एक पत्थर पे बिठाया और कहता है कि आंखें बंद रखना। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आंखें नहीं खोलना। और तांत्रिक पीछे से एक पत्थर उठाता है और उसके सर में मार देता है। दोनों उसकी गाड़ी को धक्का देकर पलट देते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट लगी, और इसके बाद वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन ये दोनों ऋचा के घर वालों को कन्विंस करने के लिए लगे हुए थे कि तुम्हें FIR नहीं लिखानी चाहिए, इसे रोड एक्सीडेंट दिखाओ, ताकि तुम्हें जो इंश्योरेंस के पैसे मिलें वो बहुत ज्यादा हो। परंतु इसकी घरवाले FIR लिख देते हैं और अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा देती है।